बड़ा क्विकली इसका मैं इसमें थोड़ा सा मैं बीमारी को डिस्कस करूँगा। गम्बोरों को थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन करेंगे। गम्बोरों के मुख्तलिफ नाम हैं जी, ये ज़रा देखिएगा। वो ज़रा जो आज बार बार इन्फेक्शन कह रहे थे, ये इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ है या IBD है। IBD इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, नाम से ज़ाहिर है ये बरसों को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। और बेसिकली ये रानी खेत के बाद, एंडी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है ये, ठीक है। और इसका बुनियादी काम ये है कि ये इम्यूनोसप्रेशन करती है, इम्यूनिटी को डाउन करती है, और जिसकी वजह से वैक्सीनेशन फेलियर्स होते हैं, इकोलाई के अटैक्स आते हैं, और गैंग्रीनियस डर्माटाइटिस, ये चूँकि ब्रॉयलर में तो आती नहीं है, ठीक है। तो ये इकोलाई का लाने का सबब भी बनती, जो आप सुबह पूछ रहे थे, स्कैंडी इन्फेक्शंस, और वैक्सीनेशन फेलियर्स का बाइस भी बनती है, क्योंकि बरसा ही डैमेज हो गया। बरसा फैक्ट्री है, बरसा जो है ये फैक्ट्री है जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अगर फैक्ट्री डैमेज हो जाए तो कोई चीज़ बन सकती है? नहीं बन सकती। वैक्सीन देंगे भी तो वो बना नहीं सकेगी, टाइटर्स नहीं बनेंगे, इम्यूनिटी नहीं बनेगी, वैक्सीन फेलियर हो जाएगा, ठीक है। और आम तौर पर जो है ये वैसे तो सारा साल देखने में आती है, आम तौर पर 18 से 40 दिन ऑफ एज, 18 to 40 डेज ऑफ एज पे बीमारी आती है। आजकल कुछ रिपोर्ट्स शायद इससे पहले भी आ रही हैं, ठीक है। 2 वीक्स पे कम से कम ये आ जाती है, 2 वीक्स पे 15 दिन के बाद ये बीमारी आ रही है, ऐसी है, ठीक है। तो 18 से 14 डेज पे आती है, कभी कभार लेयर्स में भी आती है, रेयरली। 35 डेज में भी हिट हुए, हाँ वो होते हैं। 15 दिन के बाद ये किसी भी वक्त चांस होता है कि ये हिट कर जाए, ठीक है। लेयर में कभी कभार देखने में आती है, 14 हफ्ते के बाद ना कभी कभार। अभी सीजन है, अभी न्यू लेयर प्लेस होगी ना, तो ये फर्स्ट से सेकंड वीक में भी सरगोदा में पिछले साल आई थी। अच्छा, इसका जो वायरस है इसको हम सुनिए जी, सुन ले यार, इसको बिरना वायरस कहा जाता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है उसको क्या कहते हैं? बिरना वायरस। अब्दुर्रऊफ तवज्जो यार, इसको क्या कहते हैं? बिरना वायरस। और ये अगर परिंदा बीमार भी है, बीमार होकर सेहतयाब भी हो गया, फिर भी ये वायरस फीसिस में कितने दिन तक मौजूद रहता है? 10 से 14 दिन तक। इट इज वेरी स्टेबल, हाईली इन्फेक्शियस इन द पोल्ट्री इन्वायरमेंट फॉर मैनी मंथ्स। गम्बोरों का वायरस बहुत अरसे तक मौजूद रह सकता है, ठीक है। मतलब प्रॉपर डिसइंफेक्शन नहीं होगी तो अगले हाउस में आप पेरोक्साइड यूज करेंगे वो इसको कुछ नहीं कह सकते, फिनोलिक कंपाउंड यूज करें वो इसको कुछ नहीं कहते। इसको सिर्फ आइडोफोर्स किसी हद तक डैमेज करते हैं इस वायरस को। हमारी जो प्रोडक्ट आइडोक्लीन्स है, और इसका रेफरेंस भी है हमारे पास YMCF की बुक से, ठीक है। तो ये इतने दिन तक तो मौजूद है भाई, उसके फीसिस में 10 से 14 दिन तक तो वो गिरता जा रहा है वायरस, ठीक है। और हाउसेस के अंदर 120 डेज आफ्टर एन आउटब्रेक ये मौजूद रहता है। 122 दिन कितने महीने बनते हैं जी? 4 महीने बाद पहले बीमारी आई, 4 महीने पहले बीमारी आई सी, लेकिन चांसेस हैं कि 4 महीने बाद भी वो वायरस उधर पड़ा हुआ हो, ठीक है। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है। तो जो सबसे बुनियादी सिम्टम एक नज़र आती है वो ये है कि बर्ड्स टू पिक एट देयर ओन वेंट्स, वो अपना पीछा खुद ही काटने की कोशिश करते हैं। जो पहली सिम्टम आती है ना जी, वो अपना पीछा काटने लग जाते हैं। पीछा समझते हैं ना, हैं जहाँ से फिशेस वो करते हैं, वो अपनी चोंच से जनाब अपने पीछे ही जो है ना जी वो चोंच मारना शुरू कर देते हैं। ये सबसे पहली सिम्टम है, ठीक है। डिप्रेशन है, वाटरी डायरिया है, यानी सफ़ेद जुलाब लग जाते हैं, सॉइल्ड वेंट्स, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती। रफल्ड फैदर्स, रफल्ड किसे कहते हैं? हाँ, रफल्ड किसे कहते हैं? उजड़े हुए रफल्ड। अगर मैं बालों को ऐसे ऐसे कर लूँ तो इट विल बी रफल्ड हेयर्स, ठीक है ना, गंदे मंदे। अनविलिंगनेस टू मूव, बैठे रहते हैं एक जगह पे बर्ड्स। ट्रेम्बलिंग, कांपते हैं। क्लोज्ड आइज, लेइंग डाउन इन एग्जॉस्शन, आंखें बंद करके पड़े रहते हैं। एंड फाइनली डेथ। ये इसकी सिम्टम्स हैं। आप अगर शेड में दाखिल हो बगैर पोस्टमार्टम किए आप जज कर सकते हैं कि इसको गम्बोरो है, वो ये है। वाइटरी डायरिया है, ठीक है।
बर्ड जो है वो बिल्कुल मूव नहीं करता, ठीक है, आगे ट्रेम्बलिंग है, कांप भी रहा है। मोर्टेलिटी जो है ना वो 50% तक जा सकती है और कई जगहों पे 100% तक भी चली जाती है, इसलिए इसको लाइट बीमारी नहीं लेना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, पोस्टमार्टम लीनियंस में क्या है जी, इसका जो बरसा है वो स्वोलन होगा, ठीक है, और किडनीज भी स्वोलन होंगे, ठीक है, बरसा भी सूज जाएगा और किडनीज भी सूज जाएंगे, ठीक है। थाई और ब्रेस्ट मसल्स के ऊपर हेमोरेजेस होंगे, ये आगे पिक्चर्स भी आएंगी, ठीक है, ठीक है जी। ये उसकी वेंट है जिसको उससे पिक किया हुआ है, ये इस तरीके से बैठा होता है सर नीचे करके। ये थाइस के ऊपर लीयंस हैं, ये देखें। सम टाइम आप गोश्त लेने जाते हैं ना जी, तो गंबोरों से अफेक्टेड बर्ड मैं तो देख लेता हूँ पिन पॉइंट, ये ऐसे थाइस के ऊपर, उसकी टांगों के ऊपर हेमोरेजेस हैं। ये उसका बरसा है जो एनलार्ज हुआ हुआ है, ठीक है, ये उसके किडनी स्वेल हुए हुए हैं, प्रॉपर तस्वीरें शायद नज़र नहीं आ रही लेकिन बहरहाल ये उसकी सिम्टम्स हैं। ये इसका बरसा, ये नॉर्मल है, ये एनलार्ज्ड है, ठीक है, ये किडनी स्वेलिंग है, ठीक है। तो इसका जो कंट्रोल है ना जी, वो एक तो ये कि वैक्सीनेशन है, हाइजीन है, लेकिन हम इसके लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना वो है एंटी गंबो। मैं फौरी इस पे आया हूँ, ठीक है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें पोटाशियम सिट्रेट है, सोडियम सिट्रेट है, विटामिन B1, B2, निकोटिनामाइड, मैनाडियन बाइसल्फेट और विटामिन C है। वन बाय वन देखते हैं। है जी बाइसल्फाइड। अच्छा, ये पेपर जो है हमने कई दफ़ा शेयर भी किया और कई दफ़ा लोगों, ये भी थर्ड पार्टी रेफरेंस है, गंबोरेक्स का थर्ड पार्टी रेफरेंस है जी, जो एंटी गंबो पे काम करते हैं। गंबोजाल और कितनी गंबो है जी, और अभी एक वो भी आई है आ गई, एंटी गंबोरो, उसका है जी गंबो केयर, ठीक है। ये रिसर्च पेपर है जो इस बात को सपोर्ट करता है कि जो हमारी फार्मूलेशन है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो वायरस, गंबोरो वायरस के अटैक के दौरान बॉडी को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मैं आपको बताता जाऊं कि वायरल इन्फेक्शन जो है, ख़ास तौर पर जो गंबोरो का वायरस अटैक है, वो क्या करता है, विटामिन C के लेवल्स को कम कर देता है बॉडी के अंदर। गंबोरो का वायरस क्या करता है, विटामिन C के लेवल को कम कर देता है, ठीक है, और इसको बनने भी नहीं देता। एक तो ये है ना कि बनने भी नहीं देना, और जो लेवल है उसको भी कम कर देना। और विटामिन C एक एंटी स्ट्रेस विटामिन है, उसका लेवल कम होने का सीधा सा मतलब ये है, यस, ठीक है। तो विटामिन C जो है एंटी गंबो के अंदर, ये बी सेल्स की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता है, ठीक है। बी सेल्स जो हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गंबोरों से होने वाली अमवात जो हैं वो कम हो जाती हैं। इसके अलावा विटामिन C जो है ये बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने में, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो जो चूँकि वाइट डायरिया लगा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स बड़ी तेज़ी से बॉडी से निकल रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटाशियम, वो अवेलेबल होते हैं बर्ड को, जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जो है वो बना रहता है, और फिर फीड इनटेक भी इससे बेहतर होती है, और इसके जो भूख लगने का जो अमल है वो भी बेहतर होता है। जो भूखे रहते हैं, एनोरेक्सिया होता है खाना पीना छोड़ देना, ठीक है, ठीक है जी। विटामिन B1 थायामीन, ये शुगर्स प्रोवाइड करता है, बर्ड चूँकि ऑफ फीड हुए होते हैं उनको शुगर्स प्रोवाइड करके उनको जो है उनकी भूख को बेहतर करता है, मस्कुलर टोन को बेहतर करता है, ठीक है, और वीकनेस, कमज़ोरी दूर करने में अपना किरदार अदा करता है। विटामिन B2, ये मैंने इसके ऊपर पहले ही काफ़ी सारी बात की, ठीक है, ये ATP बनने के अमल में भी रोल प्ले करता है, इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, ठीक है ना जी, एंटीबॉडीज़ को भी बेहतर करने में भी हेल्प करता है, ठीक है।
और जो माइनाडियन बाइसल्फाइट है, ये अभी सदाम साहब ने आपको एडेक पढ़ाया होगा। विटामिन के की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं? एक ही है, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। और विटामिन ई की कितनी टाइप्स हैं? 8 किस्मों में विटामिन ई अवेलेबल है। कितनी किस्मों में? आपके एडेक के अंदर कौन सा विटामिन ई है? अल्फा टोकोफिरोल, जिसकी अवेलेबिलिटी 100% है। मैनाडियन बाइसल्फाइड, विटामिन के की 3 फॉर्म्स हैं। ये विटामिन K3 है जो सबसे ज़्यादा एक्टिवली बॉडी को अवेलेबल है, जो 100% अवेलेबल है। एडेक के अंदर आप ये भी बात कर सकते हैं, आपके विटामिन जो एडेक है इसके अंदर कौन सा विटामिन ई शामिल है? 8 किस्में अवेलेबल हैं, 8। विटामिन ए की 3, विटामिन डी की भी 3, विटामिन के की भी 3, विटामिन ई की 8। तो क्वेश्चन ये है कंपेटिटर से कि भाई आपके प्रोडक्ट में कौन सा शामिल है? हमारे इसके अंदर जो मैनाडियन बाइसल्फाइट है, ये बेसिकली विटामिन K3 है जो एक्टिवेटेड फॉर्म है, ठीक है। ये वुंड्स जो जख्म है उनको भरने में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। निकोटिनामाइड जो है ये इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम करता है। अच्छा, एंटी कम्बो के साथ एडेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बी कॉम्प्लेक्स सी भी, AC34 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डीमॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई है, वो इस प्रेजेंटेशन में नहीं है यार, बोर्ड अगर होता ना तो ज़्यादा मज़ा आना था। तवज्जो, पोटाशियम सिट्रेट और सोडियम सिट्रेट, एंटी गंबो आपकी नहीं है ना, इसीलिए आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये दोनों जो एजेंट्स हैं ना जी, ये दोनों जो चीज़ें हैं इनको कहा जाता है दीज आर एल्कलेनाइजिंग एजेंट्स। एल्कलेनाइजिंग यानी कि जिस जगह की पीएच कम होगी, जिस फ्लूइड की, ये उसकी पीएच को बढ़ाने का किरदार अदा करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं जी? पीएच को बढ़ाते हैं। खास तौर पर जो भी आपने बात की थी ना विजुअल गाउट की, और या ये अभी तो पक्का नहीं थी किधरे, या पत्थरियां बनने का जो अमल है, यूरेट्स बनने का जो अमल है, वो पता किस वक्त बनते हैं यूरेट्स? ये इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली है। यूरिन की पीएच जब कम हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, वहाँ पे यूरेट्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी तरीके से, या पत्थरियाँ बनती हैं जी, गैंठिया सुना है कभी? गैंठिया किसे कहते हैं? जोड़ों के दर्द को कहते हैं ना। उसमें क्या होता है? यूरिक एसिड सुना कभी? जिन लोगों में पेशाब की पीएच कम होती है, वहाँ पर जो यूरेट्स हैं या पत्थरियाँ हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं उनके गोडों गिट्टों में, हाथों में, चल नहीं सकते फिर वो, ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ने के मुख्तलिफ रीजंस हैं, उस पर नहीं हम बात करते। तो यूरिन की पीएच कम होने की वजह से ये सारा काम होता है। अगर हम यूरिन की पीएच को बढ़ा लें किसी तरीके से, सोडियम सिट्रेट, पोटाशियम सिट्रेट क्या करते हैं? इस यूरिन की पीएच को बढ़ाते हैं, जिससे ये यूरेट्स, पंजाबी में कहते हैं खुरना शुरू हो जाते हैं। खुरना समझते हैं? पिघलना शुरू हो जाते हैं। पिघल के ये पेशाब के जरिए निकलना शुरू हो जाते हैं। हम बचपन में ये देखते थे कि सफ़र के दौरान ना जी, बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर ना लिखा होता था गुर्दे की पत्थरी का बगैर ऑपरेशन इलाज, रुक जाएं, ऑपरेशन ना करवाएं। हाँ जी, एक खुराक से पत्थरी पेशाब के जरिए खारिज। आज़ादी चौक भी बहुत बड़ा लगा है, ठीक है ना जी, और काफ़ी इस तरह की। तो वो क्या है बेसिकली? मतलब आपने सिट्रालका का नाम सुना है? सिरप का। सिट्रालका के अंदर सिट्रेट्स हैं, सोडियम सिट्रेट, पोटाशियम। ये यूरिन की पीएच को बढ़ा के
जो यूरेट्स हैं या पत्थरियाँ हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से खारिज कर देते हैं, ठीक है, सिट्रेट्स। फिर जो सोडियम और पोटाशियम हैं, ये दोनों ये आयंस हैं, ठीक है, ये इनके ऊपर चार्ज है। ये क्या करते हैं, हमारी जितनी भी मूवमेंट है ना जी, वो इन आयंस की मरहून मिन्नत है, मसल की मूवमेंट, ठीक है, हमारे हार्ट की बीट, हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट, ये फौरी तौर पर जब ये बर्ड को ये चीज़ें मिलती है ना, सोडियम पोटाशियम, तो उसकी टोन बेहतर होने लग जाती है, उसकी इंटेस्टाइन एक्टिव हो जाती है, ये उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तभी उसको भूख लगना शुरू हो जाती है। ठीक है जी हमजा भाई, एंटी गंबो नहीं भी यार ਤੁਹਾਡੀ फिर भी सुन लो गल, की पता आ ही जे तेरे को यार, मैं चेंज कर दी, डॉक्टर साहब कर दिए चेंज। तो सिट्रेट्स का क्या काम है जी, ये अल्कलिनाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है जी, जो यूरिन की पीएच को इम्प्रूव करते हैं, बेहतर करते हैं। इसलिए ह्यूमंस के अंदर आप किसी किडनी पेशेंट की प्रेस्क्रिप्शन देखिएगा तो उसमें लाजमी तौर पर सिट्रेट्स की जो है ना जी, वो फार्मूलेशन में प्रोडक्ट्स लिखी होंगी डॉक्टर्स ने, ठीक है जी, ताकि वो उसकी जो यूरिन की पीएच है उसको राइज किया जा सके। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि एंटी गंबो में ये क्यों है? हाँ, एंटी गंबो में फिर इसका क्या काम है? क्योंकि गंबोरों के अंदर ये होता है कि ये पीएच कम हो रही होती है। एक बात नकाहत का शिकार होते हैं और यस, जब डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि बर्ड पानी कम पी रहा है, तो उसके जो किडनीज हैं उनके अंदर यूरेट्स बनने लग जाते हैं। बहुत दफ़ा मैं ये बात कर चुका हूँ, बहुत दफ़ा बर्ड वायरस की वजह से नहीं मरता, वो नेफ्राइटिस की वजह से मर जाता है। किडनीज में यूरेट्स बन गए ना, अब ना पेशाब का एक्सक्रीशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो वो नेफ्राइटिस की वजह से उसकी डेथ हो रही होती है, ठीक, किडनी फेलियर की वजह से। कहते हैं ना किडनी फेल हो गए, किडनी फेलियर यही होता है, यूरेट्स बन गए और किडनी फेलियर हो गया, ठीक है। तो एंटी गंबो के अंदर ही इसका मौजूद होना, गंबोरो मेजर एक काज है, डिहाइड्रेशन होता है बर्ड को, किडनी स्वेल होते हैं, हमने उसकी सिम्टम्स भी पढ़ी। तो ये किडनीज को जो है ये एक किस्म का उसका रिफ्रेशिंग एजेंट है, ठीक है, यूरिन को अल्कलाइज करके अल्टीमेटली यूरेट्स को बॉडी से एक्सक्रीट करता है, ठीक है जी।